चंद्र रात के अंधेरे में ही अपने घर से निकल पड़ता है। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर रहेगा, लेकिन एक बात उसने अपने मन में पक्की ठान ली थी कि वो वापस लौटकर अपने घर पर नहीं आएगा। वैसे तो चंद्र का भरा पूरा परिवार था। उसकी पत्नी थी, उसकी माँ थी, उसके पिताजी थे, उसके 2 बच्चे भी थे जो अभी छोटी ही उम्र के थे। चंद्र की पत्नी दिन में खाली होते ही अपने पड़ोस की महिलाओं के साथ समय बिताया करती थी। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना कि दूसरों के सुख से दुखी होता है। कुछ महीनों पहले तक चंद्र के परिवार में बहुत खुशी थी। चंद्र की पत्नी अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। वो किसी भी काम को मना नहीं करती थी। लेकिन पड़ोस की महिलाओं को ये बात गंवारा नहीं थी कि उनका परिवार कैसे खुशी से अपना जीवन जी रहा है। इसीलिए बातों ही बातों में बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने चंद्र की पत्नी के कान भरने शुरू कर दिए। एक औरत ने कहा कि आजकल की सास पता नहीं कैसी होती है, सब काम अपनी बहू से ही कराना चाहती है, कोई खुद काम करके राजी ही नहीं होती। अरे बहू भी तो एक इंसान होती है, वो घर की नौकरानी थोड़ी होती है। दोनों मिल बांट कर काम करे तो दोनों को अच्छा लगे, लेकिन नहीं, उनको तो बस शासन करना है। इस पर दूसरी औरत कहती है कि मैंने तो अपनी सास से साफ साफ कह दिया था कि अगर साथ काम कराएंगी तभी मैं काम करूंगी। ये सुनकर पहले वाली औरत कहती है कि देखो, अगर अपना पति अपनी मुट्ठी में है तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारा पति ही तुम्हारा साथ नहीं देगा तो तुम क्या बोलोगी अपनी सास को। ऐसी ही बातें धीरे धीरे चंद्र की पत्नी के दिमाग में घर कर गईं। अब जब भी चंद्र काम करके वापस अपने घर लौटता तो उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी सास की शिकायत अपने पति से करने लगी और इस तरह घर में अशांति बढ़ती चली गई। और एक दिन ऐसा भी आया जब चंद्र को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आज की रात चंद्र की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपना घर पीछे छोड़कर आ चुका था, साथ ही वो पीछे छोड़ चुका था अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को। दूसरी तरफ चंद्र की पत्नी को भी बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन कोई क्या कर सकता है जब चिड़िया चुग गई पूरा खेत। अब उसके पास पछताने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन चंद्र के परिवार को ये डर भी सता रहा था कि कहीं चंद्र आत्महत्या ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अंधेरे रास्ते पर चलते चलते चंद्र को कहीं दूर खेतों में एक कुटिया में थोड़ी रोशनी दिखाई दी। चंद्र उस कुटिया की तरफ चल दिया। उसने सोचा कि आज रात मैं यहीं पर काट लेता हूँ, कल सुबह सोचूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। जब वो उस कुटिया में पहुंचा तो वहां पर एक सन्यासी ध्यान कर रहा था। चंद्र कुटिया के बाहर ही बैठकर उस सन्यासी को ध्यान करते हुए देखता रहा। उसके मन में विचार आ रहे थे कि सन्यासी का जीवन कितना अच्छा जीवन होता है। किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई परिवार नहीं, बस भक्ति, ध्यान और यही उनका संसार। कुछ देर बाद जब सन्यासी अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्र को बैठे हुए देखा। उन्होंने चंद्र को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा कि भंते, बाहर तो बहुत सर्दी है, तुम कुटिया के अंदर आ जाओ। इसके बाद जब दोनों की बातें होने लगी तो चंद्र ने अपनी पूरी परिस्थिति उस सन्यासी को बता दी। चंद्र ने ये भी बताया कि वो खुद अब संन्यास्त होना चाहता है, इसीलिए अगर वो उनको दीक्षा दे सकते हैं तो वो उन्हीं के पास रहकर ध्यान का अभ्यास करेंगे। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि भंते, अभी तो तुम गुस्से में हो और गुस्से में लिया हुआ कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता है। इसीलिए पहले अपने मन को शांत होने दो। उसके बाद भी अगर तुम्हारी यही इच्छा रही तो मैं तुम्हें दीक्षित कर दूंगा। उस रात चंद्र उस कुटिया में ही सोया। कुछ दिन तक उस सन्यासी के साथ रहने के बाद चंद्र को अपने बच्चों की याद सताने लगी। कुछ दिन और बीत जाने के बाद उसे अपने माता पिता और पत्नी की भी याद आने लगी।
जब भी वो सन्यासी के साथ ध्यान करने के लिए बैठता तो उसके मन में अपने बच्चों की खिलखिलाहट, अपनी पत्नी के हाथ का खाना फिर से याद आने लगा। एक दिन चंद्र ने उस सन्यासी से कहा कि महात्मन, मैं बड़ा ही संकट में फंसा हुआ हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा जीवन जीना चाहिए। एक तरफ मैं अपने परिवार को त्याग चुका हूँ तो दूसरी तरफ मुझे उनकी याद सताती है, लेकिन उस घर में जाने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि घर के लड़ाई झगड़े, उससे परेशान होकर ही तो मैंने अपना घर त्यागा था। अगर घर में सुख शांति रहे तो ये ध्यान का अभ्यास तो मैं अपने घर पर रहकर भी कर सकता हूँ, लेकिन घर में सुख शांति किस प्रकार स्थापित हो, इसका कोई भी तरीका मेरे को मालूम नहीं है। अगर आप मुझे कोई सलाह दे सकें तो शायद मेरे घर में सुख शांति फिर से लौट आए। इस पर उस सन्यासी ने चंद्र को समझाते हुए कहा कि भंते, अगर तुम कुछ नियमों का पालन करते हो, कुछ बातों को अच्छे से समझ लेते हो, तो घर की सुख शांति तुम्हारे हाथों में ही होगी। अज्ञानतावश हम खुद ही अपने परिवार में अशांति पैदा कर देते हैं और इसका हमें एहसास भी नहीं होता। सबसे पहला और सबसे प्रमुख नियम जो होता है वो ये है कि अपना खून अपना ही खून होता है। चाहे तुम्हारी किसी से कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों की बातों से ज्यादा महत्व दूसरों की बातों को कभी मत देना। इसी से परिवार में फूट पड़ने लगती है। जब परिवार के सदस्यों को इस बात का एहसास होता है कि ये आदमी हमसे ज्यादा अपने परिवार के सदस्यों से ज्यादा महत्व दूसरे लोगों को देता है, तो आप अपनी इज्जत खुद ही अपने परिवार में कम करवा लेते हैं। आगे से वो भी आपकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे और यहीं से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी दूरी पैदा होने लग जाती है, जिसका फायदा उठाते हैं बाहर के लोग। दूसरा नियम जो ख्याल में रखने का होता है वो ये कि जब भी परिवार के सदस्यों में कोई वैचारिक मतभेद पैदा हो जाते हैं तो उसे बात करके सुलझाने का प्रयास करो। अगर कोई बुरी लगी हुई बात परिवार का कोई सदस्य अपने मन में रख लेता है तो वो बात दीमक की तरह हमारे परिवार की सुख शांति को खाने लगती है। इसीलिए कैसी भी बात क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, अपने परिवार के सामने उनके साथ बैठकर उस बात को सुलझाने का प्रयास करो। अपने मन में उसे दबाकर मत रखो। अक्सर जब कोई आदमी गलती करता है तो वो उस गलती को छुपा कर रखना चाहता है ताकि उसे बार बार वो गलती दोहराने का मौका मिल सके। लेकिन समझने की बात ये होती है कि अगर आप अपनी गलती को दबा कर रखते हैं तो आप बार बार गलती करते जाएंगे और वही गलती आपके परिवार में अशांति का कारण बन जाएगी। और परिवार के किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए बाहर के लोगों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने परिवार के मुखिया के साथ बैठकर उस बात को खुद से ही सुलझाने का प्रयास करो। तीसरा नियम समझने के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि घर में सबसे ज्यादा अशांति इसी कारण से पैदा होती है कि घर में सबसे ज्यादा अशांति का कारण बहू और सास के मतभेद होते हैं। अगर बहू अपनी सास को माँ के समान और सास अपनी बहू को अपनी बेटी के समान देखे तो ये मतभेद बहुत हद तक कम हो सकते हैं। उस सन्यासी ने चंद्र को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी का पक्ष लेते हो तो अपनी माँ की तरफ से बुरे हो जाते हो, और अगर अपनी माँ का पक्ष लेते हो तो अपनी पत्नी की तरफ से बुरे हो जाते हो। आदमी को हमेशा दूर ही रहना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार सारे परिवार के सदस्यों को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए। जो भी समस्याएं परिवार में चल रही हैं, खुले तरीके से आपस में चर्चा होनी चाहिए, और जो भी सदस्य घर का मुखिया निर्धारित किया गया है उसकी बातों को सभी को मानना चाहिए। जिस तरह एक देश को अच्छे से चलाने के लिए एक नेता की जरूरत होती है, उसी तरह एक परिवार को भी अच्छे से चलाने के लिए मुखिया की जरूरत होती है। अगर देश गलत नेता के हाथों में चला जाए तो देश बर्बाद हो जाता है, और उसी प्रकार अगर परिवार गलत मुखिया के हाथों में चला जाए तो परिवार भी अशांत हो जाता है।
इसीलिए मुखिया उसे चुनो जो खुद के लालच से परे हो, जो सिर्फ अपने आप की नहीं पूरे परिवार की सोचता हो। अगर हम आज से 50-60 साल पहले की बात करते हैं तो उस समय सभी भाई आपस में मिलकर साझे तरीके से रहा करते थे, क्योंकि सब लोग एक मुखिया की बात मानते थे, उसे मुखिया समझते थे, उसकी इज्जत करते थे। अगला नियम यह है कि अपने परिवार का रहस्य किसी को मत बताना। जो आपके परिवारजनों के बीच बातें हो रही हैं, उनकी चर्चा अपने पड़ोसियों के साथ कभी मत करना, वरना तो लोग आपके घर के रहस्य, आपके घर की कमियां जानना शुरू कर देंगे और समय आने पर उन्हीं कमियों की वजह से आपको पछताना पड़ेगा। जो बात परिवार की चार दीवारी के बीच हो रही हो, उसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों का विश्वास एक दूसरे पर से उठने लगता है और समाज में आपकी कमियों की वजह से आपके परिवार का मजाक भी बनाया जा सकता है। अगला नियम है कि परिवार में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया जाता। परिवार के सभी सदस्यों के लाभ और हानि के बारे में हमें चिंता करनी